नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और स्वागत करते हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश जी का सीनियर जर्नलिस्ट। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैं तो ये कहूँगा कि लग रहा था कि बीजेपी इन 2-3 दिनों में शायद कोई पहली सूची निकाल सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की पहली सूची उत्तर प्रदेश के लिए यानी कि 2024 लोकसभा सीट के लिए राकेश जी जारी कर दी है। साथ-साथ में वो भी दिखाते रहेंगे ताकि सबको समझ आ जाए कि हुआ क्या है आखिर। कौन-कौन सी वो सीट है वो देख लेते हैं। राकेश जी संभल से हैं शफीकुर रहमान, फिरोजाबाद से हैं अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, एटा से देवेश शाक्य और देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा और दोरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य और उसके बाद अकबरपुर से राजा रामपाल, बांदा से शिव शंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से रामप्रसाद चौधरी और गोरखपुर से काजल निषाद। तो ये वो सूची है राकेश जी, जो 16 हैं, इसमें से अगर आप देख लीजिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अक्षय यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अब मुझे इसमें सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं दिखे हैं, बाकी तो लगभग उन्होंने अपने घर के सभी लोगों को इंक्लूड कर ही लिया है पहली सूची में। तो ये पहली सूची, जबकि अभी कांग्रेस कह रही है नहीं हम 11 नहीं लेंगे, हमें 16 दीजिए, हमें 20 दीजिए, वो अभी इसी मुद्रा में और इन्होंने अपने 16 पहले ऐलान भी कर दिया। इसकी स्ट्रेटेजी क्या दिखाती है? सबसे पहले हमने ऐलान कर दिया और जो सीटें ऐलान की हैं, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो सीटें हैं जिन 16 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने जो उम्मीदवार का ऐलान किया है, घोषणा की है नामों की, ये वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी की पुश्तैनी सीट कह सकते हैं। यानी कि इन सीटों पर समाजवादी पार्टी या तो जीतती रही है या दूसरे नंबर पे रही है। इन सीटों पे इनका मजबूत जनाधार रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने समझदारी दिखाते हुए और बीजेपी से सबक लेते हुए कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक के बाद एक लगातार सबसे पहले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करके और बाजी मार ली, तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो उसके पास समय की कमी ना रहे। क्योंकि अब समय जो है हुँ, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, तो समय की कमी ना रहे और उम्मीदवारों को कहते हैं ना कि चीजें पहले से पता हो कि कहाँ है, क्या है, कैसे है। तो जो छोटी-मोटी चीजें हैं, जो आकलन है और जो गणित है, तो क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर कितने गाँव हैं, कितने नेता हैं, कितने स्थानीय नेता हैं, कित तो ये सारी जो छोटी-मोटी समस्याएँ हैं, ये वाक़ई में बड़ी भूमिका निभाती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को पार पाने के लिए उम्मीदवारों के पास समय की कमी पड़ जाती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जो है, वो वक़्त से पहले कर दिया है ताकि स्थानीय स्तर पर जितनी मजबूती के साथ कहते हैं ना कि बूथ मैनेजमेंट स्किल हुँ, हुँ। हर बूथ पे, हर गाँव में अपना एक वजूद होना चाहिए, अपनी एक पकड़ होनी चाहिए और वहाँ जो है, वो लोगों के बीच जो है, वो अपना एक कनेक्शन होना चाहिए ताकि उसका फ़ायदा हमें वोटों पे मिल सके। तो अब जो चुनाव होता है, वो चुनाव राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे या स्थानीय स्तर पे नहीं होता। अब चुनाव बूथ स्तर पे होता है, बूथ मैनेजमेंट। तो ये हुँ। जो बूथ मैनेजमेंट का जो एक अपना नज़रिया है, इसको ध्यान में रखते हुए जो है, वो समाजवादी पार्टी ने ये पहल की है, अच्छी पहल है। राजनीतिक दल के तौर पर लेकिन राकेश हम जी, इसमें इस पूरी लिस्ट में एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वक़्त देश में जो जातीय जनगणना और ओबीसी को लेकर एक बहुत पीछे चलता रहा चुनावों में, वो इस लिस्ट में भी झलक नज़र आती है। पहली लिस्ट में अगर 16 उम्मीदवार हैं, तो उनमें से 11 ओबीसी हैं, 1 मुस्लिम है, 1 दलित है, 1 ठाकुर है, 1 टंडन है और 1 खत्री उम्मीदवार शामिल है। तो कुल मिला के 11 ओबीसी उम्मीदवारों में से भी आप देखिए उन्होंने कैसा एक कॉम्बिनेशन बिठाया है। 4 कुर्मी हैं, 3 यादव हैं, 2 शाक्य हैं, 1 निषाद है और 1 पाल समुदाय से है। और कम से कम मुझे लगता है कि ये बड़ी एक सोशल इंजीनियरिंग है जो हर पार्टी को करनी पड़ेगी। पर वो जो हम सोच रहे थे कि ओबीसी वाली छाप हमें दिखाई देगी काउंटर करने के लिए बीजेपी को या फिर बाकी दलों को, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, मैं आपको साफ कर दूँ कि ये जो शाक्य और निषाद समुदाय है, ये इनका कुछ एक सीटों पे बहुत अच्छी इनकी आबादी है, जनसंख्या है और ये वहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि गोरखपुर सीट के लिए इन्होंने खास तौर से निषाद को उम्मीदवार बनाया है।
और गोरखपुर तो सीट वो है जो बीजेपी की आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट है। और वहां से मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद रवि किशन वहां से हैं, जी बिल्कुल मेंबर बिल्कुल बिल्कुल। पार्लियामेंट हैं। और हाँ जी क्योंकि हाँ जी। वो एक ऐसी बैकग्राउंड से आती हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाली बैकग्राउंड से, तो हाँ, वहां पर भोजपुरी जो फिल्म ये इंडस्ट्री। काजल निषाद हैं ये भी इसी फील्ड से संबंधित हैं। और ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर भी, भोजपुरी फ़िल्मों में भी इनको काफ़ी देखा गया है और इनको वहाँ पर उतारा गया है। तो कहीं न कहीं रवि किशन की काट वहाँ पर ढूँढने की कोशिश की गई है, पर कितनी मजबूत कैंडिडेट आपको लगती है? ये आप बताएँ, जब तक मैं गोरखपुर का कोशिश कर रहा हूँ डाटा हमें मिले ताकि उसको भी हम एनालाइज़ कर सकें। जी। देखिए जहाँ तक गोरखपुर सीट की बात है, तो गोरखपुर सीट जो है पारंपरिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सीट है। और यहाँ हुँ, हमेशा से जो है जब से महंत अवैधनाथ और उसके बाद फिर महंत योगी आदित्यनाथ, तो लगातार यही जीतते रहे हैं। और इसके हुँ, बाद जो जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, तो इसके बाद इस सीट पर जो उम्मीदवार आए रवि किशन, तो उसके बाद से रवि किशन जीत रहे हैं। आप यही नहीं आप देखेंगे कि एक और सीट है पूर्वांचल में ही, जहाँ से कि अ, निरहुआ जो है एक और भोजपुरी वो चुनाव लड़े थे। हाँ, वो और वो सीट कहने को पारंपरिक तौर पर मुलायम सिंह यादव की सीट थी या समाजवादी पार्टी की सीट थी। लेकिन वहाँ उन्होंने समाजवादी पार्टी के परिवार के एक सदस्य, मुझे लगता है धर्मेंद्र यादव या हुँ, हुँ, धर्मेंद्र हुँ, यादव ही हुँ। थे। धर्मेंद्र यादव को उन्होंने जो है सो चुनाव में पटकनी दी थी और जबकि वो सीट जो है लेकिन मुझे लगता लेकिन है। राकेश जी, गोरखपुर का डाटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। पिछली बार रवि किशन यहाँ से जीते थे और उनके सामने राम भुआल निषाद, यहाँ से निषाद कैंडिडेट ही थे, समाजवादी पार्टी के दूसरे नंबर पर रहे। रवि किशन, जो मैं डाटा पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पे, वो 3,01,664 मतों से जीते थे। बहुत भारी अंतर, क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, फायरब्रांड नेता, यूपी की दिलों की धड़कन वहां पर खुद रहते हैं। तो ये मुझे लगता है एक टफ सीट रहेगी इस बार समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए ये सीट इस सीट पे जो बार-बार निषाद उम्मीदवार को उतारा जाता है, उसके पीछे की बड़ी वजह है। उसके पीछे की बड़ी वजह वहाँ की डेमोग्राफी है। वहाँ जो जिस तरीके से जो आबादी है और उस आबादी में किसका कितना प्रतिशत है, उसको ध्यान में रख कर के समाजवादी पार्टी बार-बार ये एंगल लेती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ये भूल जाती है कि अब देश की जनता सिर्फ़ और सिर्फ़ जाति के आधार पर वोट नहीं करती। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता मुद्दों के आधार पे वोट करती है, जनता विकास के आधार पे वोट करती है, जनता जो स्थानीय प्रतिनिधि है, उन्होंने अपने इलाके में क्या काम किया, उसके आधार पे वोट करती है। तो लिहाज़ा ये जो एक चाल है या ये जो एक सोच है, जिस सोच के तहत, जिस रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी ने हर जगह पे जाति को महत्व दिया है, तो वो अब काम नहीं करता। अब लोग पढ़े-लिखे हैं, समझदार हैं, चाहे वो छोटे शहर में हो, चाहे महानगर में हो, हर जगह लोग काम देखते हैं, विकास देखते हैं और सरकार के काम और विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी खास तौर से उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में समाजवादी पार्टी की जो ये चाल है, ये जो रणनीति है, वो बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाली नहीं है क्योंकि जनता दूसरी सीट की। अब विकास जी। देखती है। जी, सीट बाय सीट अगर एक और इंटरेस्टिंग सीट की बात करें इनमें से, तो वो सीट आई थिंक धर्मेंद्र यादव, इसकी अक्षय यादव की सीट है, अच्छा, फिरोज़ाबाद, जो इनको उतारा फिरोज़ाबाद। गया है। पिछली बार यहाँ पे चंद्रसेन जादौन जो हैं बीजेपी के, वो आई थिंक विजयी रहे थे। अक्षय यादव सेकंड नंबर पे रहे थे और 28,781 मत, यानी लोकसभा के हिसाब से ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन क्या लगता है इस बार फिरोजाबाद किस करवट बैठ सकता है? क्योंकि डेफिनेटली राज्य में तो बीजेपी रिपीट हुई है और इस वक्त राम लहर यूपी में और पूरे देश में चल रही है, पर यूपी इसलिए क्योंकि अयोध्या वहां है। तो अक्षय यादव के लिए कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर रहेगी इस बार? देखिए, अक्षय यादव के लिए चुनौती की बात नहीं है। चुनौती जो है या यूँ कहें कि अब विकल्प जो है और फैसला जो है वो जनता को करना है और जनता जो है वो पूरे देश में अब जनता जो है पहले से मूड बना के बैठी है। पहले से जनता ये फैसला कर चुकी है कि जनता विकास के साथ जाना चाहती है। जनता कहते हैं कि अ, अपने अपने प्रतिनिधि से जो उनकी उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों का हिसाब-किताब करती है। और उसके हिसाब से फैसला करती है और आपने देखा है कि समाजवादी पार्टी को बार-बार प्रदेश की जनता नकार रही है और भारतीय जनता पार्टी को बार-बार प्रदेश की जनता चुन रही है। ये फ़र्क देखिएगा। लाख कोशिश के बावजूद भी, लाख गठबंधन के बावजूद भी, सारे विपक्षी दल एक हो रहे हैं,
फिर भी उत्तर प्रदेश में विपक्षी नेताओं को चारों खाने चित्त होना पड़ रहा है। अब ये फर्क बड़ा चौंकाने वाला है कि सब एक मत हो जाते हैं, सब एक साथ हो जाते हैं, फिर भी जनता एक झटके में सबको नकार देती है। और भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ती है या अपने चंद सहयोगियों के साथ, एनडीए के सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ती है, उसके बावजूद भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा लौटती है, दोबारा बनती है, बहुमत से बनती है, और लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, दोनों जगह पे पार्टी को भारी सफलता मिलती है। तो ये एक ऐसा तथ्य है जो कि आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि आमतौर पे जब सरकारें होती है तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये फैक्टर काम नहीं करता। उत्तर प्रदेश में तमाम चीजें होने के बावजूद भी लोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए योगी सरकार की तारीफ करते हैं। लोग चलिए। उत्तर प्रदेश में विकास के कामों के लिए योगी सरकार की तारीफ करते हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि बार बार जो है वो सरकार चुनाव जीतती है, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे वो विधान परिषद के हो, चाहे वो विधानसभा के हो, चाहे वो लोकसभा के हो। मैनपुरी कितनी इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि पहली बार मुलायम सिंह यादव के बिना यहाँ पर डिम्पल यादव को, घर के ही सदस्य को यहाँ पर लेके आए हैं वो। और पिछली बार वहां पर डेफिनेटली मुलायम सिंह यादव जीते थे 94,379, एक बड़ा अंतर। और प्रेम सिंह शाक्य जो है वहां पर बीजेपी के दूसरे नंबर पर रहे थे। क्या मैनपुर कोई चुनौती बन सकती है, या इजी एक बिल्कुल है इस बार समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, मैनपुरी की सीट जो है वो, अगर आप आंकड़ों की बात करें या मैनपुरी सीट के इतिहास की बात करें, तो मैनपुरी सीट पर ज्यादातर बार जो है वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की ही जीत हुई है, लेकिन अ, बीच में एक या दो बार बीजेपी के उम्मीदवार ने भी वहां पे विजय पताका लहराया है। तो ये एक सीट है जिसपे कि बीजेपी को थोड़ी सी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस सीट का जो समीकरण है, और इस सीट पे जो एक कहते हैं कि परंपरागत रूप से लोग समाजवादी पार्टी को वोट करते आए हैं। तो बीजेपी, आपने देखा होगा मुलायम सिंह यादव के मामले में भी, क्योंकि मुलायम सिंह वहाँ के वरिष्ठ नेताओं में से थे, और उन्होंने काफी उनकी प्रदेश में एक अलग सी पहचान है। तो उस नाते मुलायम सिंह यादव वहां से चुनाव जीत गए, लेकिन आपने देखा होगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट पे उनको कड़ी टक्कर दी थी, उनको वॉक ओवर नहीं मिला था। तो इस लिहाज हम्म। से इस बार जो है मैनपुरी सीट पर जो मुकाबला है वो डिंपल से है, मुलायम सिंह यादव से नहीं है। ये फर्क समझना पड़ेगा। दूसरा ये कि हम्म। इस बार प्रदेश का माहौल जो है वो राममय है। तीसरा ये हम्म। कि विकास के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो सबसे आगे काम कर रही है। चौथा ये कि कानून और व्यवस्था के मामले में उनका कोई जवाब नहीं। पांचवा हम्म। ये कि जनता अब विकास देखती है, काम देखती है। सिर्फ नाम से काम नहीं चलता कि आप अखिलेश यादव के परिवार से हैं या आप उनकी धर्मपत्नी हैं या जो भी हैं। तो अब जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। अब जनता सीधे-सीधे काम के आधार पर वोट देना या देने का फैसला करती है। जी। बदायूं अगेन एक इंटरेस्टिंग सीट, धर्मेंद्र यादव घर के ही सदस्य हैं, पिछली बार हार गए थे। जीती थी वहां पर संघमित्रा मौर्य, मौर्य साहब के बेटे, बीजेपी से। 18,454 का अंतर रहा था, एक क्लोज फाइट। इस बार क्या लगता है, धर्मेंद्र यादव पुनः वहां पर वापस देखिए, मैदान में? धर्मेंद्र यादव बड़ी मतलब अखिलेश जी के बड़े करीबी लोगों में से हैं। आप हम्म। यूँ कह लें उनके बहुत ही राइट हैंड हैं वो। और धर्मेंद्र यादव की पकड़, जितनी करीबी और जितने नजदीकी रिश्ते उनके अखिलेश जी से हैं, उतनी ही कमजोर पकड़ उनकी जनता के बीच है। हम्म। जनता के बीच उनकी बहुत अच्छी छवि नहीं है। वो समाजवादी पार्टी से जो उनके पारिवारिक रिश्ते हैं उसकी बदौलत वो चुनाव जीत जाए, ये अलग बात है। लेकिन आम जनता के बीच एक पकड़ होना, आम जनता के बीच एक पहचान होना, या जनता आपको आपके काम की बदौलत जो है वो चुने, ऐसे नेताओं में उनका नाम शुमार नहीं होता। तो धर्मेंद्र यादव जो है इस सीट पे भी हारे थे, और इसके अलावा धर्मेंद्र यादव पूर्वांचल की एक सीट पे भी चुनाव लड़ने गए थे। हम्म। और पूर्वांचल की जो सीट है, वो सीट है जिस पर मुलायम सिंह यादव 2 जगह से खड़े हुए थे। उनमें से एक सीट जो है वो पूर्वांचल की सीट थी, जिस सीट पर बाद में अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे। और अखिलेश यादव के बाद जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के लिए जब उस सीट से इस्तीफा देके विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा, तब वो जो खाली हुई सीट थी उसपे धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ने गए थे, लेकिन वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो प्रदेश में जो उनकी छवि है और जो उनकी पहचान है, वो एक जी। तेज तर्रार नेता के रूप में कम,
और अखिलेश यादव के रिश्तेदार और करीबी के रूप में ज्यादा है। तो जी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र यादव एक बहुत मजबूत उम्मीदवार साबित होंगे। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे या अखिलेश के करीबी नेता के तौर पे जाने जाते हैं, तो जनता उसी के आधार पे इनको रेट करेगी और उसी के हिसाब से इनको वोट करेगी। इनसे जी, बहुत ज्यादा कुछ जीत की उम्मीदें मुझे नहीं लगती। एक सीट और डिस्कस कर लेते हैं, फैजाबाद, अयोध्या, राम मंदिर अभी सबके मन में है, दिल में है, हवा में है। फैजाबाद से पिछली बार लल्लू सिंह बीजेपी के विजय रहे थे, 65,477, अच्छा खासा मार्जिन था। आनंद सेन यादव पिछली बार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, इस बार कैंडिडेट वहां बदल दिया गया है और फैजाबाद से इस बार अवधेश प्रसाद को लाए हैं। तो ये सीट तो मुझे लगता है, अब वोट कैसे पड़ते हैं क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन ये एक टफेस्ट सीटों में से रहेगी एसपी के लिए, क्योंकि वहां पर देखिए, अयोध्या जी है। अभी 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 जो अभी जो मौजूदा जो स्थिति है, वर्तमान में जो वहाँ स्थिति है, उसे अगर हम ध्यान में रखें, तो अयोध्या की सीट जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ही जाएगी, ऐसा आप मान के चलिए। क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में जितना निवेश हुआ है, अयोध्या में जितना विकास हुआ है, अयोध्या में जिस तरीके से पर्यटन स्थल के रूप में अयोध्या विकसित हो रही है, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, जिस तरीके से रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म का आधुनिकीकरण हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पे बसों की आवाजाही और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जितने डेवलपमेंट हुए हैं, बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट हुए हैं, और बड़े-बड़े होटल्स, मॉल और मल्टीप्लेक्स और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जो चेन बनना वहाँ शुरू हुआ है। तो अयोध्या तो अब पहले वाली अयोध्या नहीं रही। अयोध्या का स्वरूप बदल चुका है। एक नया अयोध्या, एक नई जगह, एक ऐसी जगह जो विकास की तरफ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो अब लोगों के सामने वो अयोध्या है, और लोगों ने जब इस अयोध्या को देख लिया और बीजेपी सरकार के नेतृत्व में जिस तरीके से अयोध्या का काम हुआ है, उसको देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि अयोध्या से कोई और उम्मीदवार या किसी और के जीतने की गुंजाइश है सिवाय बीजेपी को छोड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने ये वीडियो बहुत संक्षिप्त रखा क्योंकि हमें ये 16 सीटों में, एक तो आपने बता दिया कि एक फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने, सबसे पहले वो बन गए जो अपनी सूची लेके आए हैं बीजेपी से भी आगे। दूसरा, उन्होंने किस तरह से कास्ट को साधा है, किस तरह से उन्होंने ओबीसी फैक्टर को आगे रखा है, किस तरह से उन्होंने अपने परिवार के लोगों की जो सेफ सीट्स है पहले उनको वो आगे लेके आए हैं, और कुछ अपने और करीबी लोगों की। अब देखना इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये अभी वन साइडेड हम कह सकते हैं एनालिसिस हमारा, क्योंकि जब तक बीजेपी के चेहरे नहीं आ जाते, जब तक कांग्रेस से इनकी बातचीत क्लियर नहीं हो जाती, जब तक बीएसपी के चेहरे नहीं आ जाते, ये तमाम फैक्टर्स के बाद हम दोबारा एक बार कोशिश करेंगे कि एनालाइज करें। पर खबर यही है कि एक बार फिर बिगुल बज चुका है और इस बार एसपी ने बजाया है यूपी में, और उम्मीद करते हैं अगले 2-3 दिनों में बीजेपी की भी सूची, ऐसी खबरें हैं जल्द देखने को मिल सकती हैं। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे आपसे नई खबर में। जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप किसी भी सीट के विषय में जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, कौन यहाँ से आपको ज्यादा मजबूत कैंडिडेट लग रहा है या कौन नहीं लग रहा है। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। जय श्री राम।